अब हम आगे स्टडी करते हैं। तो बेसिकली अब जो हमारा आगे का टॉपिक है इसका नाम है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअल में क्या होता है कि स्टैटिस्टिकली आमतौर पे हम देखें तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे रूम में एयर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। बट ऐसे कुछ मेथड्स स्टैटिस्टिकली बनाए गए थे, ऐसे कुछ फॉर्मूले बनाए गए थे जिसकी हेल्प से हम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब ये बहुत यूनिक सी बात है। जैसे मान लो एक हम रूम में बैठे हुए हैं, इस रूम में कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा है, चल रहा है, तो मैंने आपसे पूछा यार ये बताओ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी। तो आपके पास कोई ऐसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बता सके। बता सकते हो कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जा रहा है? तो क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत की। उनके पास कोई टूल नहीं था, उन्होंने स्टैटिस्टिकली कुछ चीज़ें डिराइव की। अब स्टैटिस्टिकली क्या होता है देखो बच्चे, साइंस की अगर हम बात करें और खासकर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स दो लेवल पे चलती है, एक मैक्रो लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे जो बल्क कॉन्सेप्ट होते हैं पढ़ते हैं, माइक्रो लेवल पे। अब क्या होता है, जो मैक्रो लेवल पे जो फिजिक्स होती है उसको तो आप फिर भी देख सकते हो, हाँ भाई ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा, उसकी कैलकुलेशन आप कोई इंस्ट्रूमेंट बना के कर सकते हो। बट माइक्रो लेवल की फिजिक्स जो ज़्यादातर होती है वो थियोरेटिकल चलती है। कैसे चलती है? थियोरेटिकल बहुत हद तक। मतलब कोशिश यही की जाती है कि थ्योरी की बेसिस पे ही हो जाए। देखो बच्चे होता क्या है, जब फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं तो फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स हो जाती है। अब बच्चे पूछते हैं सर ये मैथमेटिकल फिजिक्स क्या होता है? देखो यार, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले देखा नहीं गया था। ब्लैक होल सबसे पहले कागज पे मिला था। अब आप कहोगे कागज पे मिला था, एक्चुअली क्या था कि कुछ फिजिक्स जो आगे होती है वो सिर्फ हमारी सोच के बेसिस पे होती है। ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा कुछ होता होगा, फिर ऐसा कुछ होता होगा तो ऐसा कुछ होता होगा, ये होता होगा तो वो होता होगा, ये होगा तो वो होगा। और इसको जो होता है होगा, इसको मैथ्स पे तराशा जाता है, मैथ्स के बेसिस पे, मैथमेटिकल इक्वेशन के बेसिस पे। तो आगे की जो फिजिक्स होती है, जो हायर फिजिक्स होती है, वो प्योरली मैथमेटिकल होती है। क्या होती है? जो सच में देखी नहीं होती है। खैर मुझे ऐसी फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, सच्ची बताऊं तो, क्योंकि जो सिर्फ मैथमेटिक्स है मुझे तो बहुत अजीब लगता है कि वो कहता है ऐसा होता होगा तो मैथमेटिकली ऐसा हो जाएगा, वैसा होता होगा तो मैथमेटिकली ऐसा हो जाएगा। बट मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि मेरे नज़र में मैं वही फिजिक्स ज़्यादातर मानता हूँ जो हमारी आंखों से दिखती है। बट एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जो डीप फिजिक्स होती है वो सच में ऐसी ही होती है, जो काफ़ी अजीब होती है। अजीब मतलब कि जो अच्छे फिजिक्स वाले लोग भी हैं उनको उससे नफरत भी हो जाती है काइंड ऑफ, क्योंकि इतनी मैथमेटिकल फिजिक्स होती है कि आपको हर चीज़ को सोचना ही पड़ता है। बस ऐसा एटम है, ऐसा वो है, ऐसा वो है, आप उनको एक्चुअल में नहीं देख सकते। ब्लैक होल को एक्चुअली डिटरमाइन करने में सालों लग गए, बट उसको मैथमेटिकली निकालने में कुछ नहीं टाइम लगा, कम टाइम लगा। उन्होंने मतलब जो निकाला मैथमेटिकली निकाला था। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये मैथमेटिकली कैसे हुआ? यार देखो, हर चीज़ का ना कोई इफेक्ट होता है, इसकी वजह से ये हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है, तो उस चीज़ को मैथमेटिकली हम बता देते हैं कि मैथमेटिकली ऐसा होना चाहिए। जैसे ऐसा कहा जाता है कि जब हम प्लूटो की बात करते हैं तो प्लूटो को कोई प्लैनेट नहीं माना जाता है, तो कहते हैं 8 प्लैनेट है, बट एक और प्लैनेट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, 9 प्लैनेट। तो कहते हैं क्यों भाई, दिखता तो है नहीं। एक्चुअली क्या है बच्चे, मैथमेटिकली जो हमारे सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो अभी तक प्रूफ नहीं हो पा रही है। क्योंकि भाई कोई चीज़ स्टेबल तब होती है जब उस पर सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, और वो हाल फिलहाल अभी के जो टाइम पर है वो नहीं हो पा रहा है। जो हमारे जो 8+1 प्लूटो है, तो उसी बेसिस पे मैथमेटिकली हम कहते हैं कि अभी जो बैलेंसिंग है उसकी इक्वेशन में वो प्रूफ नहीं हो पा रही, तो एक प्लैनेट और होगा। अब वो बैलेंसिंग इक्वेशन इतनी सिंपल तो होती नहीं है कि आप ऐसे ही बना लो घर बैठ के, ठीक है। उसके हिसाब से 9वां ग्रह भी एग्जिस्ट करता है, बट एक्चुअल में आज तक क्या हमने देखा है? बट ये सारी कैलकुलेशन किस बेसिस पे? मैथमेटिक्स की बेसिस पे, कि ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए तो ये होना चाहिए, तो आज तक हमको पता ही नहीं। स्टेबिलिटी बच्चे जैसे मान लो कि हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ा था ना, वैसे ही ठीक। अब जैसे मान लो इधर देखो, हमने कहा, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक सीसो है, आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, और ये टर्न नहीं हो रहा है, मतलब हम ये कहेंगे यार आपकी वजह से एक टॉर्क है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये रेस्ट पे है
तो इधर से भी कोई टॉर्क होना चाहिए, तो इसका मतलब सच में होना चाहिए ना, तो होगा, पर हमको शायद वो फिलहाल वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब समझ में आया बच्चे कि इसका मतलब होना चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए प्रैक्टिकली वो होनी चाहिए। हमको अभी नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, आप डीप में जाओ तो शायद आपको पता चले कि ऐसा कुछ है वहाँ पर। समझे या नहीं समझे? प्रैक्टिकली वो होना चाहिए, फिजिक्स की लॉस के हिसाब से वो चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। तो ये होती है थियोरेटिकल फिजिक्स, जिसमें हम सारी थ्योरी के बेसिस पे करते हैं कि ऐसा है तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यही जो कॉन्सेप्ट है जो हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का थियोरेटिकल फिजिक्स से आता है। किससे आता है बच्चे? जो हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा बट सिर्फ सारी कैलकुलेशन कॉपीज पे है। तो इसमें कहानी आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की। तो एक्चुअली क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एक ऐसी लॉ है जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के काम आती है, जो कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जो मॉलिक्यूल उड़ रहा है ना दिख रहा है, इस रूम में कोई मॉलिक्यूल जो जा रहा है हमको नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, किधर है आंखों से भी नहीं दिख रहा है, उसकी हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं इस लॉ से। और ये लॉ जो आई है ये कैसे आई है? पूरी की पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स यूज करके आई है। समझो बच्चा, हायर मैथमेटिक्स। कौन सी मैथमेटिक्स? हायर मैथमेटिक्स। कॉलेज वॉलेज में आपको पढ़ने को मिलेगा ये, बट खैर वहाँ पर भी अगर आपको टीचर ढंग से समझाएगा तो समझोगे, वरना आप रटो हुई की मतलब कागज पे ब्लैक होल मतलब थियोरेटिकली, एक्चुअल में सिर्फ आपने सिर्फ उसको मैथमेटिक्स पे ही डिटरमाइन किया है, मतलब बट प्रैक्टिकली कागज में मतलब मैथमेटिकली, कागज ऑन पेपर मतलब कि ऑन पेपर आपने डिराइव कर लिया, लिखा है, बट एक्चुअली क्या है उसको देखा नहीं है। तो देखने में तो ऑब्जर्व करने में तो बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को। बहुत सारे ऐसे फिजिकल फिनोमेना होते हैं जो पहले ऑब्जर्व होते हैं, फिर उसकी थ्योरी लिखी जाती है। जैसे ग्रेविटेशन, हम थे, न्यूटन था, उसने देखा बॉडी गिर रही है, ऑब्जर्व किया, आफ्टर दैट उसने थ्योरी दी। ठीक है, पहले फिनोमेना को क्या किया? ऑब्जर्व किया। फिर कुछ कॉन्सेप्ट ये होते हैं फिजिक्स में, कुछ कॉन्सेप्ट ये होते हैं पहले उसकी थ्योरी आ जाती है, फिर ऑब्जर्व होता है कि हाँ ये थ्योरी क्या है, ऑब्जर्व हो रही है, ये थ्योरी सही है, जो इन्होंने बोला है वो क्या है? सही है। तो ऐसी कॉन्सेप्ट है, मतलब उसको अब जैसे कई कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्स हैं, हमारा एक यूनिवर्स नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ थ्योरीज आ रही हैं। अब ये थ्योरी आ रही है तो आ रही है बच्चे, इधर देखो थ्योरी आ रही है, डार्क मैटर, ब्लैक मैटर, डार्क मैटर, पता नहीं क्या क्या थ्योरीज है, बट थ्योरी है, बट आज तक उसको प्रैक्टिकली देखा नहीं गया है, सिर्फ थ्योरीज है। चलो बच्चे कैलकुलेशन के बेसिस पे, तो ये भी एक है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है बच्चे, सबसे पहला टॉपिक आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि यहाँ हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना पड़ता है, फिर हमको थ्योरी के बारे में बताएंगे कि क्या कैसे वो काम करती है, क्या उसका वो है फॉर्मूला। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का किस किस टाइप से मोशन पॉसिबल है। एक मॉलिक्यूल चल सकता है और वो घूम सकता है, मतलब मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, देखो किसी भी चीज़ की एनर्जी होती है, तो हम एनर्जी आमतौर पे काइनेटिक एनर्जी दो फॉर्म में पढ़ते हैं, एक होती है ट्रांसलेटरी, एक होती है रोटेशन। एक होती है ट्रांसलेटरी, एक होती है रोटेशन। ट्रांसलेटरी वो होती है जो स्ट्रेट लाइन मोशन की वजह से होती है, और रोटेशन वो होती है वो रोटेशन की वजह से होती है। तो मॉलिक्यूल की दोनों टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल ऐसे भी चलते भी हैं और घूमते भी रहते हैं। ऐसे इस रूम में जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल चल रहा है तो चलेगा भी और घूमता भी रहेगा, तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी उसमें एग्जिस्ट कर सकती है, रोटेशन भी। अब ट्रांसलेटरी मोशन तीन टाइप के हो सकते हैं, या तो बॉडी एक्स में जा रही हो, या बॉडी वाई में जा रही हो, या जा रही हो, मतलब यहाँ मतलब कि कंप्लीटली तीनों डायरेक्शन बॉडी चलती है। जैसे हमारे लाइफ का मोशन भी कैसा होता है, 3D होता है, हम एक्स में भी जाते हैं, वाई में भी, ऊपर भी जाते हैं, ऊपर फ्लोर पे, इधर भी जा रहे हैं, तो हमारी लाइफ एक्चुअल में कैसी है, 3D। तो तीन ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स के, प्लस तीन रोटेशन भी हो सकते हैं। कोई बॉडी एक्स के अबाउट घूम सकती है, वाई के अबाउट घूम सकती है, और जेड के अबाउट भी घूम सकती है। बट एक्चुअली क्या होता है कि ऐसा है कि आमतौर पे किसी भी बॉडी के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इजिली हो सकते हैं। जैसे हमारे भी हो सकते हैं कि हम एक्स में चले, वाई में चले, जेड में चले, एक्स के अबाउट घूमे, वाई के अबाउट घूमे, जेड के अबाउट घूमे, तीन एक्सिस के अबाउट घूम सकते हैं। बट एक्चुअली क्या होता है, कई बार कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को अगर इनसिग्निफिकेंट हो तो नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास मार्कर है, ठीक है, ये एक्स में चल सकता है, ये वाई में चल सकता है, और ये जेड, तीन ट्रांसलेटेड तो हो गए। अब क्या है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, वाई के अबाउट घूम सकता है, जेड के अबाउट, तीन रोटेशन होते हैं। बट क्या होता है, कहीं कहीं जैसे उसका जैसे रोटेशन है, जैसे मान लो ये एक मार्कर है, देखो बच्चे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया।
एक्स के अबाउट घूमना मतलब ऐसे घूमना, वाई के अबाउट घूमना मतलब ऐसे घूमना, और जेड के अबाउट घूमना मतलब ऐसे, मतलब जैसे भी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, कभी कभार जो रोटेशन होता है उस एक्सिस के अबाउट इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे मान लो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या होती है? हाफ आई ओमेगा। जैसे ट्रांसलेटरी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, आई की वैल्यू कम है, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे और उसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे? नेग्लेक्ट। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आमतौर पे 6 हो सकते हैं, बट कई बार नेग्लेक्शन की वजह से कम भी ले सकते हैं हम लोग। तो ठीक है बच्चे, ये तो हमने आपको बता दिया। फिर क्या होता है, फिर ये लॉ क्या कहती है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? कहती है कि अगर इक्विलिब्रियम में देखा जाए तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है एक डायनामिक सिस्टम की, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसके डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी होती है वो हाफ के होती है। कि हेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है, और टी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर होता है। अभी हमने आपको बताया बच्चों को डिटेल में, इसका बारे में समझ में आता नहीं है कि है क्या। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, ये लॉ किसी भी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी या उसकी इंटरनल एनर्जी निकालने के काम आती है, मतलब उसकी एनर्जी निकालने के काम आती है, जो कि हम आंखों से देख के या किसी फिजिकल डिवाइस से डायरेक्टली नहीं पता लगा सकते। ये सिर्फ स्टैटिस्टिकली हमने निकाल रखा है, कहानी स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट से निकाल रखी है। जैसे मान लो हमारे पास कोई मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस का कोई एग्जांपल देगा बच्चे? हीलियम, एक ही एटम होता है, ये मॉलिक्यूल बॉन्डिंग नहीं करता, बॉन्डिंग समझ आ गया? अच्छा, हीलियम हो गया, जैसे नॉर्मल गैस है। तो अच्छा, अब क्या है कि इसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, 3 ट्रांसलेटरी प्लस 3 रोटेशन, बट इसकी रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिग्निफिकेंट नहीं होती, क्योंकि इसकी आई की वैल्यू जो होती है कम होती है, तो इसके 3 ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होते हैं। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी एनर्जी होती है? हाफ के टी। हाफ के टी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी कितनी होती है? हाफ के टी। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी होगी? 3/2 के टी, ठीक है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब उसकी एनर्जी क्या हुई? 3/2 के टी। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 3 टी इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। कांस्टेंट है बच्चे, उसकी कुछ वैल्यू होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर है बस, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमने अगर बात करें हीलियम मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है? बताना किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पर टेम्परेचर, फिलहाल किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चे, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे रूम टेम्परेचर बढ़ता है, अब गर्मी बढ़ेगी इस रूम में, तो अभी आज के टाइम में हम जब बैठे हैं तो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी फिर भी कम है, पर जब मान लो गर्मियाँ बढ़ जाएंगी और मान लो एसी ऑन नहीं कर रखा हमने, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इस रूम में ज़्यादा होगी, बड़े बुरी तरीके से भाग रहे होंगे, ऐसे यूँ भाग रहे होंगे, तभी हमको गर्मी का एहसास करेंगे, हमसे टकराएंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी से, और हमको गर्मी का एहसास करें ज़्यादा एनर्जी से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना ही ज़्यादा हीट होना होता है। ज़्यादा अगर उनमें हम कहते हैं ना कई बार गर्मी लगती है, तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हीट है उनके अंदर, ज़्यादा हीट है, ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है उनको, ठीक है। मॉलिक्यूल तेज भाग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे ये होती है। अब क्या बच्चे, हमने आपको बेसिक तो बता दिया, अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल में मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस वगैरह का डिस्कशन करते हैं, उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह क्या होते हैं, उनकी एनर्जी वगैरह क्या होती है, ठीक है बच्चे। चलो देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं स्टडी की, तो हम हर एक गैस के लिए इंडिविजुअली अलग अलग स्टडी करते हैं। तो मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस की हम बात करते हैं। मोनोएटॉमिक गैस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं। ट्राइएटॉमिक गैस भी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है लीनियर, एक होती है नॉन लीनियर। तो हमें यहाँ इनकी एनर्जी निकालनी होती है, तो इसके मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। डायटोमिक के 3 ट्रांसलेटरी लेते हैं और 2 रोटेशन लेते हैं। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर मोनो के आपने तीनों ही रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं माने, बट
डायटोमिक के 2 रोटेशन माने और एक को रिजेक्ट किया, क्यों? देखो बच्चे जैसे मान लो डायटोमिक गैस कैसी हुई, जैसे एग्जांपल लिया O2, कुछ ऐसी होती है, बॉन्ड बना हुआ है बीच में और ये एटम जुड़ा हुआ और ये एटम। तो क्योंकि अब एक्चुअली क्या होता है कि डायटोमिक गैस में बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाता है। बॉन्ड उनके बीच में बॉन्ड होता है ना, जैसे ऐसे O2। अब इसमें क्या होता है कि इनके बॉन्ड की वजह से, साइज बढ़ने की वजह से इसके 3 ट्रांसलेटरी तो होंगे, 2 रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जुड़ जाते हैं। एक रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं जुड़ता, ये वाला क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है, ऐसे घूमने में आई कम हो जाता है, रेडियस कम हो जाता है। तो बाकी 2 रोटेशन ले लेते हैं और 3 ट्रांसलेटरी 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लेते हैं। और इसमें जैसे मोनोएटॉमिक गैस है, ये डाय में 5 हो गए, ट्राई में अगर लीनियर है तो 5 ही लेते हैं जैसे डाय में, बट नॉन लीनियर तो 6 हो जाते हैं। नॉन लीनियर और लीनियर में क्या होता है, ऐसे लीनियर है जैसे कोई है, कोई एक है ऐसे। नॉन लीनियर में क्या होता है, उसका पूरा 3D में मोशन जो रोटेशन होता है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। 3 ट्रांसलेटरी और 3 रोटेशन जुड़ जाते हैं। तो अब जैसे हमने कहा कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हाफ kT होती है, तो 3 पे क्या हो जाएगी, 3 × हाफ kT। एक मॉलिक्यूल की इसकी कितनी हो जाएगी, 5 × हाफ kT। इसकी कितनी हो जाएगी, 5 × हाफ kT। ये क्या हो जाती है, 6 × हाफ kT। ठीक है। अब देखो अच्छा, ये 1 मॉलिक्यूल की 1 मोल की निकालनी है तो क्या करेंगे, देखो अच्छा 1 मोल की निकालनी है तो इसी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अवोगाड्रो नंबर से करेंगे। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल की निकाल रहे हो और उसके बाद 1 मोल की निकालनी है, तो 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पता है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करोगे तो अब एक्चुअली क्या होता है, जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को और अवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, के को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आर आ जाता है। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये एक रिलेशन होता है इनके बीच में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अवोगाड्रो नंबर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/2 RT, 5/2 RT, 5/2 RT, 3 RT। 1 मोल के लिए इतना है तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 nRT, 5/2 nRT, 5/2 nRT, 3 nRT। अब ये निकाला है एनर्जी किसी टेम्परेचर पे, तो एनर्जी निकालना है तो चलो एक और इस बीच में ऐड कर देते हैं, चेंज इन एनर्जी निकालना है, चेंज ऑफ एनर्जी। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी होती है। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, तो एक्चुअल में देखो जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे तो हमसे पूछा जाता था इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस क्या होता है, तो हम कहते थे कि जितनी भी एनर्जी होती है काइनेटिक पोटेंशियल टोटल, वो सारी एनर्जी मिलकर इंटरनल एनर्जी बनती है। बट जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो ये मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कुछ नहीं होती गैस की, सिर्फ क्या होती है, काइनेटिक। और काइनेटिक एनर्जी ही गैस की इंटरनल एनर्जी होती है। तो यही इसकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बोलो या इंटरनल एनर्जी बोलो, जो भी बोलो यही है, जो है वो यही है बस मॉलिक्यूल के पास। अगर एनर्जी ये है, इंटरनल एनर्जी यही है, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 3/2 nR डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी क्यों आया, क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज किया तो इससे ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर देयर विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 3/3 nR। ठीक है। अब देखो अच्छा, हमने सीपी और सीवी पढ़ा था। सीवी क्या होता है, एक मान लो कंटेनर में गैस फिल्ड है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको कितनी हीट दें ताकि उसका टेम्परेचर, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ पाए, उसको सीवी कहते हैं। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता था। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में बच्चे डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा यू के बराबर। तो ये आ जाता है। तो अगर हमें सीवी चाहिए गैस का, मतलब सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको हम डेल्टा यू को किससे डिवाइड करना पड़ता है, एन डेल्टा टी। अगर इसको एन डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2 R। देख रहे हो बच्चे, इसको ये डेल्टा यू है ना, इसको एन और डेल्टा टी काट दोगे तो 3/2 R आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5/2 R, 5/2 R, ये क्या आ जाएगा, 3R। अब CP माइनस CV इक्वल टू R होता है बच्चे, हमने पढ़ा था। तो अगर CP निकालना है तो CV को उधर भेज दोगे तो CV प्लस R इक्वल टू CP हो जाता है। तो R और ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 5/2 R, ये क्या हो जाएगा, 7/2 R, ये क्या हो जाएगा, 7/2 R, ये क्या हो जाएगा,
4R। और अगर गामा निकालना है तो गामा CP/CV का रेशियो होता है, इसका रेशियो ले लेंगे, क्या आ जाएगा 5/3, 7/5, 7/5, 4/3। अब ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, हर गैस की स्टडी अपने में अलग हो जाती है। अगर डायटोमिक गैस है तो अलग बिहेव करेगी, ट्रायटोमिक गैस है तो अलग बिहेव करेगी। जब तक हमें उसकी वैल्यूज़ नहीं मालूम होगी तब तक हम उसका बिहेवियर स्टडी नहीं कर सकते कि वो कितनी हीट लेगी, क्या बिहेव करेगी, कैसे हीट होगी, उन सब का बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा। और अब बच्चे क्या सर सारी डायटोमिक गैस एक जैसे बिहेव करते हैं? बिल्कुल। क्या सारी ट्रायटोमिक गैस एक तरीके से बिहेव करते हैं? बिल्कुल। फिजिक्स में ऐसा ही नेचर ने बनाया है कि जो ग्रुप है वो एक ग्रुप एक तरीके से बिहेव करेगा, वो एक ग्रुप एक तरीके से बिहेव करेगा। फिजिक्स ने नेचर को ऐसा बनाया है कि नेचर सिंक्रोनाइज है, जैसा बिहेव करता है वैसा बिहेव करता है। अगर वो कुछ रेंडमनेस शो करेगा तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तभी तो हम डिवाइस बना पाते हैं। एरोप्लेन उड़ेगा तो उड़ेगा ही उड़ेगा, ऐसा नहीं कि उड़ेगा या नहीं उड़ेगा कोई भरोसा नहीं है। तुक्के पे नहीं चलती है फिजिक्स। नेचर के लॉज काफ़ी रिजिड है अपने में कि फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड है ही है, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा। तो यही यूनिक चीज़ है नेचर की कि वो होता है तभी तो हम कुछ कर पाते हैं। और अगर फिक्स नहीं होगी चीज़ें, अनस्टेबल होंगी, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, किसी चीज़ के भरोसे नहीं रह पाएंगे। तो ये बच्चे ये नेचर के हिसाब से चीज़ें हैं। बाकी सब काम कहाँ आते हैं बिल्कुल बच्चे बताएंगे कहाँ काम आते हैं। इसका यूज़ न्यूमेरिकल वगैरह में करते हैं। और फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई देखो हर गैस का अपना अपना एनर्जी अलग है, हर गैस की एनर्जी निकालनी, हर गैस की मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालनी है तो आएगी। अब इस फॉर्मूले से अगर हम पूछें तो जैसे मान लो हमारे पास एक गैस है H2O, H2O वाटर वेपर की फॉर्म में, ये वाटर होता है बट उसको वेपर फॉर्म में मान लेते हैं। पता है ना वाटर वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, उसको गैस कहेंगे, स्टीम। और मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो मान लो कि अगर वो सेम टेम्परेचर पे है, 1 मोल है दोनों का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एक काम करते हैं 2 डायटोमिक गैस ले लेते हैं। चलो एक O2 हो गया और कोई डायटोमिक गैस बताओ। O2 N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगी। क्या दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगी सेम टेम्परेचर पे? देखो जैसे मान 1 मोल मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या फर्क आ रहा है कि O2 के कुछ O2 या N2 की कुछ वैल्यू फर्क, और ये सिर्फ क्या है, चाहे O2 के लिए चाहे देखो चाहे N2 के लिए देखो, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर एक कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है 1 मोल, एक कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है, क्या दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी। ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है तो दोनों की क्या होगी? सेम। और आप कहोगे सर ये क्या, ये तो अजीब सी बात है सर, ऑक्सीजन गैस अलग है नाइट्रोजन। नेचर ने दोनों को सेम ट्रीट किया है। नेचर के नजरिए में ऑक्सीजन नाइट्रोजन अलग अलग नहीं है, वो दोनों डायटोमिक है, तो उनका बिहेवियर क्या होगा? लगभग दोनों का सेम ही होगा। तो ये बहुत यूनिक सी चीज़ है कि नेचर हर एक सेम गैस को सेम तरीके से ट्रीट करता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग है तो ये अलग है। समझे बच्चे? इस तरीके से रहता है साहब। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो बच्चे सोचते हैं यही होता है। देखो अच्छा ऐसा नहीं है। जैसे मान लो डायटोमिक गैस है, उसको अगर हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखें तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा भी जुड़ सकते हैं। कैसे? अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, मान लो हमारे पास कोई डायटोमिक गैस है जैसे O2, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। जब हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो बॉन्ड में वाइब्रेशन एनर्जी जुड़ जाती है। क्या बॉन्ड क्या करने लग जाता है? वाइब्रेट। वाइब्रेशन एनर्जी 2 टाइप की होती है, वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन पोटेंशियल। उसके बारे में हम डिटेल में कोई डिस्कशन तो करेंगे नहीं बच्चे, बस ये ध्यान रखना एट हाई टेम्परेचर 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऐड हो जाता है बॉन्ड, एक बॉन्ड के साथ। समझे?